हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 3 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को और कमेंट करके क्या है वैद्युत रसायन, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है वैद्युत रसायन, इसका मतलब क्या है। वैद्युत, यहाँ पे दो शब्द है, एक वैद्युत है, एक है रसायन इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। यहाँ पे जो शब्द है वैद्युत, इसका मतलब आम भाषा में लोग क्या बोलते हैं, बिजली। रसायन का मतलब आप समझते हैं पदार्थों का अभिक्रिया करना या टूटना, जुड़ना टूटना, नए पदार्थों का, तत्वों का परमाणुओं में आपस में जुड़कर नया पदार्थ का निर्माण करना। या सिंपल, इसको आप तोड़ेंगे तो रस और अयन शब्द आएगा। रस मीन्स होता है पदार्थ, अयन मीन्स होता है उसके गुण। तो पदार्थों का जो भी हम गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कैसा है, मीठा है, तीता है, काला है, नीला है, कौन से परमाणु हैं, तो उन पदार्थों का जो जो हम प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं उसको रसायन कहा जाता है। हमारे देश में, विदेशों में इसे केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द भी कीमिया से आया है। इसका अर्थ भी होता है काला रंग, काला रंग। और बाकी इसको रिलेट कर दिया गया है। इलेक्ट्रो का मतलब भी होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आया है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझते हैं बिजली। इसको हम भाषा में लोग लाइट बोलते हैं, क्योंकि फिजिकली उनको बल्ब दिखाई देता है और तार के अंदर वाला नहीं दिखाई देता, इसलिए वो केवल लाइट बोल देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोलना चाहिए। तो अब चलिए ये समझ गए हम आखिर विद्युत से क्या रसायन कराएंगे, विद्युत से रसायन में क्या काम होगा, पदार्थों के कौन सा गुण हम लोग जानेंगे विद्युत से। तो मान लीजिए विद्युत में जो ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, बिजली के उपयोग से, मतलब विद्युत ऊर्जा से बहुत सारा काम किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऊर्जा बनाए जाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तार का बिजली प्रकाश में बदलता है, वही बिजली फिर इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हैं। फिर दूसरा क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं मोटर चलाने में या कोई भी यांत्रिक ऊर्जा में हम इसको बदल सकते हैं। जैसे मोटर क्या है, मोटर में पट्टी लगाते हैं, बिजली चालू करते हैं, पट्टी घूमता है कि यांत्रिक ऊर्जा, यानी यांत्रिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम यांत्रिक कार्य में, प्रकाश कार्य में और रासायनिक अभिक्रिया में भी कर सकते हैं। जब विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे NaCl का जल अपघटन, पानी में डाल के बिजली चलाइए, जल अपघटन होगा। पानी में आप डाल के कोई भी यौगिक पानी में डाल के उसमें तार जोड़ दीजिए, बैटरी बाहर से लगा दीजिए, तो वहाँ पे एक अभिक्रिया चालू हो जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया विद्युत ऊर्जा के उपयोग से हम क्या कर रहे हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया। मतलब विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस ऊर्जा में बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में। फिर इसका उल्टा भी किया जा सकता है। फिर क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा, रासायनिक ऊर्जा को, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया की मदद से, यानी रासायनिक ऊर्जा, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्या करने के लिए, कोई विद्युत उत्पन्न करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए। तो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया से जब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसको कहा जाता है, कहना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा में भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कौन सा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हो गया रासायनिक ऊर्जा। इससे हम क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। इन सारी घटनाओं को ही कहा जाता है वैद्युत रसायन।
मान लीजिए कोई ऐसी अभिक्रिया है जो खुद नहीं हो पा रहा, तो उसको हम बिजली वैद्युत ऊर्जा देके उत्पन्न करा रहे हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप जो सेल लेते हैं बैटरी घड़ी में लगाने वाला, उसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है और उसके चलते विभव उत्पन्न होता है उसके दोनों सिरे पर, और उसको हम बिजली में उपयोग करते हैं, घड़ी चलाने में या बल्ब भी बारने में यूज करते हैं। यानी उसके अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ये सारी घटना वैद्युत रसायन कहलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जैसा हमने अभी आपको सेल का उदाहरण लिया कि सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी सहायता से हम बिजली उत्पन्न बल्ब बार सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और इसी का उल्टा वैद्युत ऊर्जा की सहायता से वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जा सकती हैं जो खुद प्रवर्तित नहीं होती हो, मतलब अपने आप नहीं होती है, उसको करवाने के लिए। इन सब का जो अध्ययन है वही कहलाता है वैद्युत रसायन। अब एक विशेष बात की, ये जो भी हमने घटनाएं देखा, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये एक पात्र में होता है, एक बंद पात्र में डब्बे में होता है। उस डब्बे को सेल कहा जाता है। आप लोग सेल या बैटरी बोलते हैं। तो ये दो तरह का हो जाता है, एक पानी वाला लिक्विड वाला होता है, एक सूखा वाला होता है। तो सूखा वाला ज़्यादातर हम यूज करते हैं, पानी वाला जिसमें आप जिसका नाम आप इन्वर्टर सुने होंगे। इन्वर्टर इसका बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें लिक्विड जैसा भरा रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत सारे एसिड भरे रहते हैं। तो इसलिए पूरा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल के बारे में। तो अब हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। सेल क्या है, मैंने अभी बताया कि वैद्युत रसायन की क्रिया एक बर्तन में होती है, पात्र में, उसी को सेल कहा जाता है। इतना जान के वैद्युत रसायन की क्रिया जिसमें होगी, जिस बर्तन में होगी, उसे सेल कहेंगे। अब देखिए, सेल जैसा वैद्युत रसायन का स्वभाव है वैसा भी दो तरह के सेल हो जाते हैं। वैद्युत रसायन की क्रिया में दो स्थितियां हैं। एक कि वैद्युत ऊर्जा हम रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, यानी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। तो सेल के अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रिया से हम वैद्युत ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो बैटरी हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, वो सेल, उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होता है यहाँ पे, और उससे विद्युत उत्पन्न होती है। फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन, कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, यानी उसकी विद्युत ऊर्जा की सहायता से हम उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो इसको कहा है, दो तरह का सेल हो जाता है इस कारण से, एक रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलने वाला, एक विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बदलने वाला। तो इसको हम लोग देखेंगे। अभी एक और पॉइंट कि मैंने बोला कि सेल यहाँ पे आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। तो ये सेल के प्रकार हो गए, लेकिन एक सेल आपको सूखा रूप में मिलेगा, शुष्क मतलब कि सूखा, उसके अंदर सूखे पदार्थ भरे रहेंगे, और एक आपको लिक्विड रूप में मिलेगा। ये पूरा चैप्टर अभी लिक्विड रूप में पढ़ा जाएगा। इसमें दो डब्बे लिए जाएंगे इस तरह, और इनमें दो छड़ डाल दिए जाएंगे, इधर टाइप, इधर कोई भी लोहा का या कोई भी धातु का छड़। इन दोनों को तार की मदद से जोड़ दिया जाएगा। बीच में आप बल्ब भी लगा सकते हैं ताकि पता चले कि विद्युत इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है कि नहीं। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम लोग एनोड कहेंगे, और जिधर इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। अब जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस पे प्लस आवेश आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वैद्युत अपघट्य विलयन लेते हैं, यहाँ पे डब्बे में विलयन भी लिया जाएगा। जैसे आप ZnSO4 लेते हैं, यहाँ पे CuSO4 ले लेते हैं, मान लो जो धातु लिए हैं उसी का विलयन भी ले लेते हैं। तो सूखा मैंने बोला ना, अभी हम जितना यूज करेंगे लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। या तो आप पानी में ZnSO4 वाला ले सकते हैं, ZnSO4 पानी में मिला के, यानी जलीय विलयन ले सकते हैं, या आप केवल NaCl का पिघला हुआ रूप इसमें डाल सकते हैं, द्रव NaCl डाल सकते हैं, केवल द्रव। या तो आप द्रव डाल सकते हैं इसमें NaCl का, या कोई भी वैद्युत अपघट्य का। वैद्युत अपघट्य क्या है, तो जो विद्युत के प्रवाह से टूट जाए आयनों में, और विद्युत आयनों के रूप में क्या करे, विद्युत प्रवाह करे। तो ये आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए इनको वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। यहाँ से क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन निकलेंगी और यहाँ से Zn ये Zn का बना है, तो यहाँ पे Zn2+ आ जाएगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन 2 निकल के इधर आ जाएंगे। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन त्यागते जा रहा है तो ये आयनों से भरता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयनों से घिर जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही छोड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो पूरा 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों से भर जाएगा, यानी इस पे पूरी तरह से माइनस आवेश आ जाएगा। होना चाहिए था प्लस, लेकिन इलेक्ट्रॉनों से भर जाने के चलते ये माइनस आवेशित हो जाता है, और इसको हम लोग प्लस आवेशित मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जुड़ते जा रहा है। यहाँ पे माइनस आयनों की संख्या कम हो रही है, धन आयन की संख्या बढ़ रही है, इसी कारण से। आगे आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि आप जो सेल लेंगे हम लोग, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो आप पानी वाला कोई विलयन ले सकते हैं, इसमें पानी भी होगा, NaCl भी होगा, ZnSO4 होगा, या केवल बिना पानी का भी ले सकते हैं NaCl, जिसको द्रव्य रूप कहा जाता है, गलित रूप या द्रव्य रूप, एक को जलीय विलयन वाला कहा जाता है। इसी पे पूरा चैप्टर है। दूसरा, आप जो देखते होंगे, आप अपने घरों में इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, वो इस तरह का होता है सेल, तो ये शुष्क सेल कहलाता है। इसके अंदर एक रॉड लगा रहता है कार्बन का, और इधर कुछ कार्बनिक पदार्थ भर रहते हैं, जिस कारण से रासायनिक अभिक्रिया होती है, और हमारा ये शुष्क सेल कहलाता है। इसके बारे में हम लास्ट में इस चैप्टर के देखेंगे। तो सेल क्या है हम समझ गए। सेल में कुछ पॉइंट देख लिए कि ये द्रव्य हो सकता है या जलीय विलयन हो सकता है। फिर इसके प्रकार, एक रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा, एक वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। तो एक वैद्युत रासायनिक सेल होगा, एक वैद्युत अपघटनीय सेल होगा। यहाँ पे हम देखेंगे सेल के बारे में कि वैद्युत रासायनिक क्रिया जिस युक्ति में होती है उसे सेल कहते हैं। फिर इसमें द्रवित वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन भरा रहता है। पहले बताया मैंने, या तो वैद्युत अपघट्य गलित रूप में रहेगा बिना पानी का, या तो पानी युक्त रहेगा, दोनों हो सकता है, जिसमें धातु के 1 या 2 छड़ स्थित होते हैं, जिनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो एक भी हो सकता है धातु के छड़। अभी मैंने जो चित्र के माध्यम से समझाया उसमें 2 थे। कभी कभी नहीं, जब आप वैद्युत अपघटनीय सेल लीजिएगा तो इसमें एक ही रहता है। कभी कभी किसी सेल में एक ही से काम चल जाता है, या दोनों छड़ एक ही पात्र में रख दिए जाते हैं, या एक छड़ भी रहते हैं। तो इस समझ में आ रहा बात। कई कंडीशन हो सकता है। आप जैसे जैसे सेल के बारे में पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे कि किसी में 1 है तो किसी में 2 है, समझ जाएंगे बात। अब सेल के प्रकार के बारे में बात करें तो जैसा कि वैद्युत रसायन की क्रिया 2 स्थितियों में होती है। एक जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, एक जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वो सब बात छोड़ेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा वैद्युत अपघटनीय सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक। अब इन दोनों के बारे में हम आगे अभी जानेंगे। ज़्यादातर फोकस वैद्युत रासायनिक सेल पर है, थोड़ा सा जानकारी आपको वैद्युत अपघटनीय सेल पे मिलेगा। फिर पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों सेल पे चलेंगे, क्योंकि वैद्युत रासायनिक सेल कई प्रकार के होते हैं। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल इसी में आता है। तो हम यहाँ पे केवल वैद्युत रासायनिक सेल का परिभाषा, इसके प्रकार जानेंगे, और बाकी हम इसके एक एक प्रकार के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादातर इसका वैद्युत रासायनिक सेल के रूप में गैल्वेनिक सेल चलेगा आगे। तो थोड़ा इसका भी जानकारी और थोड़ा इसका भी जानकारी जानेंगे। फिर बाद के चैप्टर में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही मेन हेडिंग है, वैद्युत रासायनिक सेल। इसके साथ साथ हम वैद्युत अपघटनीय सेल भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम जानेंगे कि वैद्युत ऊर्जा को, इस सेल के बारे में हम जानेंगे कि ये सेल क्या है। तो ये सेल को समझेंगे। ये सेल क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करेगा। यानी ये कैसा सेल है, रासायनिक सेल है। किसका, विद्युत का, विद्युत उत्पन्न करने का रासायनिक सेल। इस तरह समझ लीजिए कि वैद्युत उत्पन्न करने का रासायनिक सेल ही है। यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी और ये विद्युत उत्पन्न करेगा। यानी वह सेल या वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे कि
इस सेल में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। मेन ये बात है, परिभाषा से स्पष्ट नहीं होता, इस बात से स्पष्ट हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक ऊर्जा बोल रहे हैं और विद्युत को हम विद्युत ऊर्जा बोल रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा छिपी होती है। तो ये कैसी युक्ति है? ये वह युक्ति है या वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। यहाँ पे सेल लिख दिया। अब वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार में हम जानेंगे डेनियल सेल के बारे में, कि वैद्युत रासायनिक सेल को जो लोगों ने खोजा, चाहे डेनियल ने खोजा, चाहे गैल्वेनिक ने खोजा, चाहे वोल्टा ने खोजा, तो उनके नाम पे सेल रखा, उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपना सेल का नाम रख दिया। लेकिन पढ़ने के लिए व्यापक रूप से उसको वैद्युत रासायनिक सेल कहा गया। तो इसलिए थोड़ा सा हम प्रकार की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट डेनियल सेल पे आएंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल में जो भी डेनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, सब यही है। तो इसके अंतर्गत डेनियल सेल आता है, उसको पहले समझेंगे। तब एक कंडीशन के तहत डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल बन जाता है, उसको देखेंगे। फिर एक कंडीशन के तहत यही वैद्युत रासायनिक सेल वैद्युत अपघटनी सेल भी बन जाता है, तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए इस बात को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत डेनियल सेल आता है, जिसमें निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इसीलिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो इसको समझेंगे। तो पहले इसको रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखने से पहले हम पहले एक फिगर बनाएंगे, सेल बनाएंगे, डेनियल सेल। तो देखिए क्या होगा आगे। यहाँ पे हम चित्र इस प्रकार बनाएंगे कि हम दो बर्तन लेंगे, पात्र शीशे का या कोई भी, उसमें दो छड़ लगा देंगे। ये छड़ डेनियल सेल के अंतर्गत, ये जो छड़ होता है वो छड़ जिंक जेडन धातु का होता है और ये वाला कॉपर धातु का होता है। ठीक यहाँ पे जो विलयन इसमें लिया जाता है इस पात्र के अंतर्गत, तो ये जिस धातु को हम लेते हैं सामान्यतः उसी धातु का विलयन भी लिया जाता है। तो ZnSO4 का विलयन लिया जाता है जलीय रूप में, एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे CuSO4 का लिया जाएगा एक्वस रूप में, यानी जलीय रूप में, यानी पानी के साथ ही उसको मिलाया जाएगा। तो कोई भी ये आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है, जब भी इनको पानी के साथ लिया जाता है तो आयनों में टूट जाते हैं। तो Zn2 प्लस SO4 माइनस माइनस इसके अंतर्गत होंगे। यहाँ पे Cu2 प्लस SO4 माइनस माइनस होगा। हमें ज़्यादा जरूरी इनकी है तो इसलिए हम SO4 माइनस को यहाँ पे नहीं लिख रहे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को तार से जोड़ देंगे। तो तार से जोड़ देते हैं हम इनको, यहाँ से इस तरह लेके इस तरह तार से जोड़ देते हैं। अब बीच में धारा प्रवाह हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे या तो बल्ब लगा लेंगे या गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे, जिसके सुई के विक्षेप से हमें पता चलेगा कि धारा बह रही है या नहीं। फिर जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक और इसमें कहानी है, पहले समझेंगे हम लोग। इन दोनों में यहाँ पर एक और बात है, इस वाले वैद्युत रासायनिक सेल में बाएं ओर जो स्थित होता है उस छड़ को एनोड कहा जाता है, जो दाएं ओर होता है उसको कैथोड कहा जाता है। तो सामान्यतः हम पिछले क्लास में पढ़े होंगे, नीचे के क्लासों में, कि एनोड पे प्लस आवेश होता है, कैथोड पे माइनस आवेश होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम तार से दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना, एनोड से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। एनोड मतलब धनात्मक, धनात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। कैथोड मतलब ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इनका प्रवाह की दिशा है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा विपरीत बहता है, यानी विद्युत धारा की प्रवाह, आई का प्रवाह इधर की ओर होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा के प्रवाह को, कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है। फिर यहाँ पे समझेंगे कि आवेश की बात करें कि एनोड पर कौन सा आवेश होगा, कैथोड पर कौन सा आवेश होगा, तो हम सिंपल ही नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा। कैसे, देखिए। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ये जाना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ये जिंक धातु है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये बदलेगा Zn2 प्लस आयन में और आ जाएगा विलयन की ओर।
लेकिन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि Zn ऐसे भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, Zn2 प्लस विलयन में आता जाएगा, यानी यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनों से ये भर जाएगा, क्योंकि सारे के सारे भाग ही इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ना, पूरा का पूरा भाग ही, एक एक यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब जगह से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा। तो यह एनोड होते हुए भी, धनात्मक होते हुए भी पूरा इलेक्ट्रॉन से घिर जाएगा, इसलिए इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। यही ध्यान देने वाली बात है। और ये यहाँ पर क्या होगा कि जो ये विलयन का Cu2 प्लस है, यहाँ से आए 2 इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ से आए 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या करेगा, खींच लेगा, ये आएगा, इनसे चिपक जाएगा, और यहाँ पे चिपक के यहीं पे साइड में धीरे धीरे क्या बनाने लगेगा, Cu सॉलिड। ये तो एकश रूप रहेगा, यहाँ पे ये चिपक के धीरे धीरे इनके पास सॉलिड बनाना शुरू कर देगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ से भाई माइनस खत्म होते जा रहा है, यहाँ पे माइनस बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन खत्म होते जा रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन खत्म होते जा रहा है, प्लस इसके पास चिपकते जा रहा है, प्लस ये प्लस वैसे Cu प्लस इस पे चिपकते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खत्म होते जा रहे हैं, यानी इस पे धनात्मक आवेश है। अब देखिए इन क्रियाओं के तहत होता क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे Zn प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता कम होती जाए, विलयन में Zn2 प्लस बढ़ते जा रहा है, SO4 कम होते जा रहा है। ये तभी संतुलित होगा जब इसमें Zn विद्युत धारा की प्रवाह तभी तक होती रहेगी जब, यहाँ पे बोला मैंने कि धारा प्रवाह तब तक होता रहेगा जब Zn SO4 कमी मात्रा में होगा। Zn प्लस आयन इसमें जो आ रहे हैं, होगा क्या की स्थिति में कि Zn2 प्लस आते रहेगा, धीरे धीरे Zn2 प्लस बढ़ने लगेगा यहाँ पे विलयन में, लेकिन SO4 तो भाई जितना है विलयन में उतना ही है, तो SO4 कम होने लगता है। इस बात को मैं आपको थोड़ा सा साइड में समझाऊँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने Zn SO4 का विलयन लिया, भाई Zn SO4 आने लगा, तो यहाँ पे तो Zn2 प्लस ज़्यादा होने लगा SO4 माइनस से। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होने लगा, Cu2 प्लस कम होने लगा SO4 माइनस से, तो संतुलन बिगड़ने लगा। भाई दोनों में आयनों की संख्या समान होनी चाहिए, तब जाके होगा स्थिति सही। तो यहाँ पे तो Zn2 प्लस बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे Cu2 प्लस घटते जा रहा है, तो आयनों का संतुलन बना रहेगा, तभी ये चालकता बनी रहेगी। तो SO4 को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पे SO4 को बैलेंस करने वाला चाहिए, यहाँ पे Cu2 प्लस को बैलेंस, यहाँ पे भी SO4 को बैलेंस करने वाला चाहिए। तो यहाँ दोनों को बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कोई SO4 को नहीं, यहाँ पे जो Zn2 प्लस ज़्यादा फालतू होते जा रहा है, इसको बैलेंस करने वाला या तो और SO4 चाहिए या कोई और ऋणात्मक आयन चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए और क्या चाहिए, ऋणात्मक आयन चाहिए जो फालतू होते जा रहे हैं। इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए SO4 को क्या चाहिए, कोई धनात्मक आयन चाहिए। तो हम कोई MX जिसमें धनायन ऋणायन हो, उसको इन दोनों के संपर्क में ला देंगे ताकि इन दोनों का संतुलन बना रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेतु जैसा पाइप लगा देंगे, एक पाइप सिस्टम लगा देंगे। उस पाइप के अंदर कोई KCl या कोई भी ऐसा, KCl ही ज़्यादातर यूज किया जाता है, KCl का जेल भर देंगे। KCl का जेल मतलब वो जेल कैसा होता है, टूथपेस्ट जैसा, तो उसमें से निकलने वाला नहीं है, जब तक दबाएंगे तभी निकलेगा। टूथपेस्ट आप दबा के देखते होंगे, टूथपेस्ट उल्टा भी करेंगे तो उसमें से निकलने वाला नहीं, तो इसी में रहेगा, निकलेगा नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ही इसमें Zn2 प्लस आयन आएंगे, इसको आकर्षित करना शुरू कर देंगे Cl माइनस को, तो Zn2 प्लस को बैलेंस करेगा Cl माइनस, ऐसे यहाँ पे SO4 को बैलेंस करेगा K प्लस। इस प्रकार संतुलन बना रहेगा। ये जो हमने बीच में पाइप लगाया, इसको कहा जाता है लवण सेतु। क्यों, क्योंकि आपने इसके अंदर लवण लिया है, KCl एक लवण है, और सेतु का मतलब ये पुल का काम कर रहा है, तो लवण सेतु हो गया। इसी बात को समझाना है, इस बात को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो इस प्रकार हम लगा देंगे लवण सेतु। अब एक और बात कि ये पूरा परफेक्ट हमारा सेल तैयार हो गया, पूरा सेल है ये, ठीक। इसके आधे भाग को अर्ध सेल कहा जाता है, इधर वाले को अर्ध सेल कहा जाता है। यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है उसको अर्ध सेल अभिक्रिया, यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है उसको अर्ध सेल अभिक्रिया कहा जाता है।
ये एनोड पर हो रहा है तो एनोड पर अर्ध अभिक्रिया, यहाँ कैथोड पर हो रहा है कैथोड पर अर्ध अभिक्रिया। अर्ध मतलब आधा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है Zn, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है उस वहाँ पे अवकरण या अपचयन होता है। हमें तब एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन देखना है, अर्धशैल अभिक्रिया। तो हम अभी अर्धशैल अभिक्रिया देखेंगे, तब इन दोनों अर्धशैल अभिक्रिया को जोड़ के हम पूरा शैल अभिक्रिया प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्धशैल अभिक्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। और ये कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जिंक है, यहाँ पर भी यहाँ पे जिंक है सॉलिड, क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ एक्वस में बदल जा रहा है। समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ जो विलयन में उपस्थित है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें बदल जा रहा है कॉपर सॉलिड में। तो ये वाला जो है ऑक्सीकरण, ये वाला है अवकरण। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है ऑक्सीकरण, जो ग्रहण कर रहा है अवकरण। इतना बात समझ में आया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें शैल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगा। और शैल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं देखिए। तो शैल अभिक्रिया लिखने के लिए दोनों अर्धशैल अभिक्रिया को जोड़ते हैं। तो जो साइड है ये तीर चिन्ह बराबर रखने के लिए हम इस प्रकार लिख देते हैं ताकि बराबर रहे ये दोनों साइड। अब दोनों को आप जोड़िएगा तो देखिए Zn सॉलिड में Cu2+ एक्वस जुड़ जाएगा और +2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर इसको भी जोड़ेंगे तो Zn2+ एक्वस में कॉपर सॉलिड 2+ आ जाए, कॉपर सॉलिड और +2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले को इधर भेजेंगे तो इधर वाला दोनों इलेक्ट्रॉन घट के कट के खत्म हो जाएंगे, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, खत्म। तो हम डायरेक्ट इस तरह लिख देंगे कि Zn Cu2+ इतना हो गया। इसी को कहा जाता है शैल अभिक्रिया। ध्यान से देखें, Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन Cu को दे रहा है और खुद Zn2+ में बदल जा रहा है, Cu सॉलिड में बदल जा रहा है। यानी चार्ज बढ़े ना, चार्ज बढ़े। ध्यान से देखिए, जब किसी पर चार्ज बढ़े तो नहीं, हाँ चार्ज बढ़े तो ऑक्सीकरण होता है, चार्ज घटे तो अवकरण होता है। देखो Zn पे 0 था, 0 से 2+ हो गया तो ऑक्सीकरण। Cu2+ पे 2+ था, अब घट के 0 हो गया यानी अवकरण। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि जब ये Zn2+ आयन जो इसमें लिया गया है इनकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो। कितना हो, 1 मोल प्रति लीटर। तो मतलब इसमें जो Zn2+ लिया गया है एक्वस वो 1 मोल प्रति लीटर हो, यानी 1 लीटर में उसके 1 मोल हो। इकाई सांद्रता की बात हो रही है। उतना ही Cu2+ का हो तो क्या होगा। और एक और पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो विभव उत्पन्न होगा उसका वो 1.1 वोल्ट हो, 1.1 वोल्ट। विभव क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किए गए कार्य को विभव या विभवांतर कहते हैं। W/Q होता है V बराबर। यहाँ पे भी आवेश एक बिंदु से यहाँ तक जा रहा है तो कुछ कार्य हो रहा है तो विभव उत्पन्न होगा, वो 1.1 वोल्ट होना चाहिए। तो इस स्थिति में ये सेल गैल्वेनिक सेल बन जाता है, यानी डेनियल सेल ही किस में बदल गया, गैल्वेनिक सेल में बदल गया। तो मैंने पहले बताया था कि यही सेल गैल्वेनिक बदलेगा, फिर यही सेल वैद्युत अपघटनी में भी बदल जाएगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इस बात को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब Zn2+ और Cu2+ आयनों की सांद्रता 1 इकाई मतलब 1 मोल प्रति लीटर या 1 मोल मीटर इनवर्स होती है तो इसका विद्युत विभव 1.1 वोल्ट होता है और इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल कहते हैं। इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में दिए गए उन सारी बातों को मैं लिख रहा हूँ।
अब ये जो था अंदरूनी, मतलब कि खुद यहाँ पे कोई बाहर से हम नहीं दे रहे विद्युत, कोई बाहर से इलेक्ट्रिसिटी या करंट नहीं दे रहे हैं, मतलब बिजली बैटरी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से नहीं दे रहे, ये खुद ब खुद विद्युत उत्पन्न कर रहा है, इलेक्ट्रोडों के चलते हुए ऐसा हो रहा है, तार से जोड़ देने की वजह से, बिलियन में रखने की वजह से। तो इसका सेल्फ विद्युत विभव 1.1 वोल्ट है। अगर हम बाहर से विभव लगा दें यानी बैटरी लगा दें तो इस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए, जब हम इस पे बाहर से बैटरी लगाएंगे तो इसका कुछ फिगर इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ इस प्रकार ये फिगर हो जाएगा। हम बाहर से बाह्य विभव लगा दिए, विपरीत बाह्य विभव लगा दिए, मतलब ये तो इसका अपना विभव था ही, हम अलग से एक विभव बाहर से लगा दिए। और यहाँ पे सभी चीज़ें वही है, लवण सेतु, एनोड, कैथोड, कैथोड पर प्लस आवेश, एनोड पर माइनस आवेश, वही विलयन, विद्युत धारा इधर ही बह रही है, इलेक्ट्रॉन भी इधर ही बह रहा है, बीच में वो लगा है। लेकिन हम बाहर से 1 वोल्ट बाहर से बैटरी जोड़ दें और यहाँ पे अभी इसका जो वोल्ट है 1.1 वोल्ट से कम है, क्योंकि अब ये बंद है। अब देखिए, जैसे ही चालू करेंगे, अच्छा ये क्या लगाया गया, ये रियोस्टेट है जो बताएगा, वोल्ट को बताएगा, ठीक है, प्रतिरोध को बताएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे हम चालू करेंगे तो ये 1.1 वोल्ट से भी कम रहेगा और अभिक्रिया चलना शुरू रहेगी, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड पे जाएंगे तब तक चलेंगे जब तक ये ई बाह्य, जो बाह्य विभव लगाया गया है, ई का मतलब विभव है। यहाँ पे फिजिक्स में विभव को भी से सूचित करते हैं, केमिस्ट्री में ई से सूचित करते हैं, ठीक। ये तब तक अभिक्रिया चलेगी जब तक ये 1.1 वोल्ट के बराबर मत हो जाए, यानी जब बराबर होगी तो अभिक्रिया रुक जाएगा, सुई विक्षेप दिखाना बंद कर देगा, धारा भी बहना बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में बाह्य विभव बिल्कुल 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया है, गैल्वेनिक सेल में धारा प्रवाहित होना बंद हो गया। अब ये जो रियोस्टेट है वो भी बीच में आ गया है, यहाँ पर था, अब रियोस्टेट बीच में आ गया है और ये गैल्वेनिक सेल का विक्षेप भी रुक गया, सीधा हो गया, रियोस्टेट भी बीचों बीच आ गया। जैसे ही थोड़ा सा हम विपरीत बाह्य विभव बढ़ा देंगे 1.1 वोल्ट से, हम जैसे ही इसको ज़्यादा करेंगे तो 1.1 वोल्ट से जैसे हम इसको ज़्यादा करेंगे तो अब रिएक्शन पूरा उलट जाएगा। अब जो पहले कैथोड था वो एनोड बन जाएगा और जो एनोड था वो कैथोड बन जाएगा। अब एनोड पर इधर माइनस आवेश है, इधर प्लस आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है अब उल्टा होगा, इधर से होगा। अब विद्युत धारा अब इसके उल्टा बहेगी, इधर के बहेगी। ये सब कंडीशन है। अब इस स्थिति में ये गैल्वेनिक सेल क्या बन जाएगा, वैद्युत अपघटनी सेल। इसमें सारा डिटेल में यहाँ पे लिखा है, इस बात को मैं लिख देता हूँ। तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा, वैद्युत अपघटनी सेल। इस फिगर को आप बना लीजिएगा, मैं इस सारे पॉइंट्स को लिख देता हूँ। तो पहले इस फिगर को बनाने से पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा एक पॉइंट में, यदि गैल्वेनिक सेल में एक विपरीत बाह्य विभव लगाया जाए और इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए तब अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट नहीं हो जाता है। तब आगे आप फिगर बना लेंगे, उसके आगे हम दूसरे चित्र का कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट हो जाता है तो इस स्थिति में अभिक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है और सेल में विद्युत धारा नहीं बहती है। और तब हम इस फिगर को बनाएंगे, दूसरे वाले फिगर को। तीसरा फिगर को बनाने के लिए पहले एक कंडीशन लिखेंगे कि ये वैद्युत अपघटनी सेल बन जाता है जब अतिरिक्त विभव कर दिया जाता है, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया जाता है। इस बात को हम लिख लेते हैं, तब चित्र बनाएंगे। आप यहाँ पे चित्र बना लीजिएगा। तो देखिए, अब आगे इस पॉइंट में हम लिखेंगे कि बाह्य विभव में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि अभिक्रिया को फिर से लेकिन विपरीत दिशा में शुरू कर देता है। अब यह एक वैद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करता है, जो क्या करता है वैद्युत अपघटनी सेल। तो पहले मैंने बता चुका है कि ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, युक्ति है। तो वह रासायनिक ऊर्जा मतलब कि एक स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा के उपयोग से शुरू करने की युक्ति है। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। और वो जो स्टेटमेंट हम देते हैं, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, वो मेन नहीं है, वो एक व्यापक है, केवल ये मेन स्टेटमेंट है। तो यहाँ से ये टॉपिक खत्म होता है। इसको आप फिगर ये वाला बना लेंगे, ये वाला फिगर बना लीजिएगा।
जैसे जैसे ये है। फिर यहाँ से मैं ये टॉपिक यहाँ से ख़त्म हुआ, शुरुआती था। इसके बारे में वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में मैंने बताया, थोड़ा गैल्वेनिक, थोड़ा वैद्युत अपघटनी। अगले वीडियो में गैल्वेनिक सेल के बारे में जानेंगे और ये पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों पर बेस्ड है, गैल्वेनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। इनके बीच बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। गैल्वेनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल आपको लास्ट में मिलेगा, लास्ट वाले चैप्टर के लास्ट में, तो उसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।